मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और प्रभावों को लिखिए। तो वैश्विक जो उष्मीकरण होता है, ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं, कैसे फैलती है और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ये यूनिट आपकी यूनिट नंबर 5 है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को सभी के सभी विद्यार्थी जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो चलो शुरू करते हैं अपन। साथ के साथ यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको क्या, तो या फिर यहाँ पर शॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। अब शुरू करते हैं अपन, वैश्विक उष्मीकरण के क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या प्रभाव होते हैं। वैश्विक उष्मीकरण पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के औसत तापमान की दीर्घकालीन वृद्धि को माना जाता है। मतलब जो पृथ्वी है भाई, आजकल आपने ये सुना होगा कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। समझ में आ गया आपने? तो यही है, जो पृथ्वी है, वायुमंडल है, जो आपका आसपास का वातावरण है, और महासागर है, इनका जो औसत तापमान है वो दीर्घकालीन बहुत लंबे समय तक अगर आपने अंतराल में नापते हो, उसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है उसमें अगर जो वृद्धि देखने को मिलती है, इसी को क्या कहा जाता है, वैश्विक उष्मीकरण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? और उसमें तापमान में वृद्धि ऐसे नहीं होती है कि कोई हो गई एक साथ 5 डिग्री की 10 डिग्री का अंतर, नहीं, ये कुछ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन ये छोटी वृद्धि नहीं होती है, बहुत बड़ी वृद्धि होती है, इतनी भी। समझ में आ गया? तो जो आपके सामने इसकी क्या डेफिनेशन है, वैश्विक उष्मीकरण क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों के जो औसत तापमान में वृद्धि होती है बहुत लंबे समय तक के अंतराल के नापने के बाद में, उसी को क्या कहा जाता है, वैश्विक उष्मीकरण के नाम से जाना जाता है। किस कारणों से होती है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण। तो आप पढ़ेंगे जो आपके सामने वैश्विक उष्मीकरण है वो क्यों उत्पन्न होता है। ये एक मुख्य कारण है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधनों के जलने, मीथेन गैस, कृषि या पशुधन अपशिष्ट से, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी जो गैसें होती हैं, ये सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में रोक लेती हैं। मैंने पहले भी समझाया था, हमारी जो पृथ्वी होती है ना, इस पे सूर्य की किरणें आती हैं, लेकिन एक पृथ्वी क्या कर देती है, इन सूर्य की किरणों को, उष्मा को परावर्तन करने कार्य करती है। मतलब पृथ्वी पे आई और उनको वापस वायुमंडल में भेज देती है। ये गैसें क्या होती है, ये गैसें हैं वो इन जो तापमान होता है, जो ऊर्जा होती है, उसको सोख लेती हैं अपने अंदर। ये हमारे लिए सहायक भी है। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारा तापमान है पृथ्वी को स्थिर होता है। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, ये गैसें पहले तो स्थिर मात्रा में थी, तो हमारी पृथ्वी के लिए सहायक थी, लेकिन अब क्या हो गई, इनकी मात्रा बढ़ने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन गैस हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो औद्योगिक गतिविधियों से हमारे वायुमंडल में जाती हैं। फिर क्या होती है, इनकी मात्रा बढ़ने से जो ये और ज्यादा ऊर्जा को अपने अंदर सोखने लग गई। जैसे इनकी मात्रा बढ़ी, ज्यादा कोई चीज की मात्रा उतनी ज्यादा ऊर्जा को सोखेगी, तो उससे क्या होता चला गया, आपके सामने जो पृथ्वी है उसके उसका जो तापमान है वो बढ़ा। क्यों? उसने इन्होंने क्या किया, इन गैसों ने, जितने भी ये जो गैस थी, ये क्या करते हैं, उन उष्मा को रोक लेती हैं। प्रमुख गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है किससे निकलती है, जीवाश्म ईंधन के जलने से, पेट्रोलियम, कोयला, ये जितने भी आपके सामने प्राकृतिक गैस, इनके जलने से निकलती है। फिर कौन सी आती है, मीथेन गैस। मीथेन गैस कैसे निकलती है, कृषि हो गया, पशुधन हो गया, इन सब के जो अपशिष्ट होते हैं, इससे आपके अंदर आपसे निकलती है। मतलब मीथेन गैस किससे निकलती है, कृषि अपशिष्टों से और पशु अपशिष्टों से निकलती है। मतलब ये जो आप देखते हो ना, आपने गोबर गैस बनती है, वो मीथेन गैस ही होती है। नाइट्रस ऑक्साइड किससे निकलती है, अलग अलग प्रकार की जो उद्योगों की गतिविधियां होती हैं उससे निकलती है। और कैसे बढ़ा आपके सामने, अगला वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है आपके सामने, जो वनों की कटाई होती है उसको बोला जाता है। वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपको पता, जो वन होते हैं वो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सोखते हैं और ऑक्सीजन को अपने वातावरण में छोड़ते हैं। तो एक तरफ तो औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, वायुमंडल जो CO2 है उसका जो उत्पादन है वो बढ़ा, साथ ही साथ दूसरों की तरफ अपने क्या किया, उद्योगों के निर्माण के लिए जो CO2 है उसको और ज्यादा उत्सर्जन अपन ने वायुमंडल में किया। तो इससे क्या हुआ, वन तो कटते चले गए, तो आपके सामने जो CO2 है उसकी मात्रा तो बढ़ी, लेकिन वन उनको इतनी मात्रा में कम होने की वजह से उनको पूरी मात्रा में सोख नहीं पाए। अगला है औद्योगिकरण और शहरीकरण। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं और तथा शहरों ने कंक्रीट के जंगल ने हीट आइसलैंड प्रभाव किया। मतलब आप एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपके सामने,
आपके घर में अगर 4-5 पेड़ लगे हुए हैं, तो आपके घर का तापमान देखना आपको कम मिलेगा। वहीं अगर आपका पूरा घर है वो पैक है, एकदम पूरा का पूरा पैक है, कोई आपके पास पेड़-पौधे नहीं है, आस-पास आपके ज़्यादा घर है, वहाँ का तापमान देखना उन घरों का हमेशा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ, जो शहर है, औद्योगिकरण ने क्या कर दिया, शहरों का निर्माण किया। अब शहरों से क्या हो गई, आस-पास में कंक्रीट ही कंक्रीट के सारे घर बने हुए हैं, और कंक्रीट होती है, वो क्या करती है आपके सामने हीट को, जो ऊर्जा होती है उसको ज़्यादा अवशोषित करती है अपने अंदर। तो इससे क्या हुआ, एक हीट आइसलैंड का प्रभाव उत्पन्न हुआ कि वहाँ की जो ऊर्जा वो बाहर नहीं निकल पाती है, और वहीं की वहीं से रह जाती है। इस कारण और ज़्यादा ऊर्जा है, जो गर्मी है वो महसूस होती है। कृषि पद्धतियों की बात करें, धान के खेत और पशुधन से मीथेन गैस की ऊर्जा होती है। तो जो आपके सामने क्या किया जाता है, जैसे धान होता है, वहां से आपको जो अपशिष्ट निकलते हैं, चाहे गेहूं से अपशिष्ट निकलते हैं, जो बच जाती है कटाई करने के बाद में जो चीजें, उनको क्या कर दिया जाता है, उनको वहीं खेतों में छोड़ दिया जाता है। अब वो जैसे ही गलता है, भाई कोई भी चीज को अगर आपने ऐसे छोड़ दिया पृथ्वी पर, तो वो गलेगी, उसको पानी वगैरह लगेगा, तब गलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मीथेन गैस है, वो उत्पन्न होती है। गोबर वगैरह है, वो भी अगर सड़ता है तो उससे भी मीथेन गैस है वो निकलती है। तो इससे क्या होता है, मीथेन गैस भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला है तापमान वृद्धि होना। वैश्विक तापमान वृद्धि में लू, हीट वेव और जैसी चरम मौसम गतिविधियां अधिक बार होने लगी। पहले भी आपके इसमें आपको पता, भाई आप जब से जन्म लिया आपने या अपने दादाजी किसी से पूछना, लू जैसी घटनाएं और राजस्थान जैसे क्षेत्र में तो आपको हमेशा देखने को मिली है। लेकिन अब क्या होने लगा है, पहले लू होती थी, उनका भी एक स्तर हुआ करता था, अब वही जो तापमान है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है और बहुत ज्यादा तापमान वृद्धि देखने को मिलती है। तो यही है, वैश्विक तापमान की वृद्धि से जो लू जैसी जो घटनाएं हैं वो लंबे समय तक रहने लग गई हैं, और चरम स्तर पे, मतलब बहुत ज्यादा तापमान को अपने साथ वो लेकर चलती हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलती हैं, सारी ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलती हैं। इससे क्या है, वो बहुत ज्यादा हानिकारक अपने स्वास्थ्य के लिए। समुद्र स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर और जो ध्रुवीय बर्फ का पिघलना तथा महासागर थर्मल विस्तार से समुद्र स्तर बढ़ता है। तो क्या होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला गया, तो ग्लेशियर और जो ध्रुवीय बर्फ है वो भी पिघलने चली गई। अब जैसे वो पिघली, तो नदियों के माध्यम से कहाँ पहुंची है वो, ग्लेशियरों में बहुत ज्यादा पानी होता है, तो वो पिघल कर कहाँ पर पहुंचने लगा, समुद्रों में पहुंचने लग गया। और समुद्रों में पहुंचने से क्या हुआ, वहां का जो स्तर है वो आपके सामने धीरे धीरे बढ़ा है, समुद्रों का स्तर बढ़ा है, तो इससे वहां के तटीय क्षेत्र हैं वो क्या धीरे धीरे डूबना शुरू हो गए। आप अब भूगोल की काफी घटनाओं में सुनोगे कि बहुत से ऐसे आइसलैंड है जो अब लगभग विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। क्यों, क्योंकि समुद्र का स्तर है वो अब बढ़ता जा रहा है। हम समुद्र से दूर स्तर हैं, सुदूर स्तरों में हैं, तो जगह पर हैं, तो हमें पता नहीं है, ये चीज़ इतनी महसूस नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं, जो लोग आइसलैंड में रहते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक आइसलैंड पे लगभग 5 से 6 हजार लोग रहते हैं, उनको पता होता है कि उनकी ज़मीन है, उनका आइसलैंड कैसे धीरे धीरे अब डूब रहा है। समझ में आ गया। तो इससे क्या, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी अब धीरे धीरे बढ़ना लगा है। और क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, मौसमी पैटर्नों में बदलाव। अब आप ये चीज तो आप खुद भी महसूस करते हो कि पहले जो वर्षा होती थी वो इतनी नहीं होती थी, मतलब पहले होती थी वो एक फिक्स समय में होती थी, कृषि का एक पैटर्न होता था, जब फसल उगाई जाती थी उस समय। अब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है आपके सामने, कृषि को अपन जब फसल उगाई जाती है उस समय भी हो जाती है, बीच में भी हो जाती है, फसल की कटाई करते हो उस वक्त भी वर्षा हो जाती है। तो अनियमित सूखे सूखे की प्रवृत्ति और उसकी तीव्रता में अब क्या है, वृद्धि देखने को मिल रही है। इससे क्या, कुछ क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है और कुछ क्षेत्र आपके सामने सूखे से प्रभावित रहता है। अगले वाला प्रश्न है, जैव विविधता को नुकसान। तो बदलते तापमान और आवासों के नुकसान से क्या हो रहा है, अपनी जो जैव विविधताएं हैं उनमें भी आपके सामने विलुप्त हो रही है। जैव विविधताएं क्या होते हैं, पशु पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए। अब आप देखो, खेजड़ी का ही उदाहरण ले लेते हैं अपन। पहले के समय आपके सामने जो खेत हुआ करते थे उनमें खेजड़ी के पौधे कितने ज्यादा देखने को मिलते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, हमारी नई जनरेशन ने ना तो हमने खेजड़ी के पौधों को उगाया है, और वो धीरे धीरे जितने भी हैं वो वातावरण के साथ अब नष्ट होते चली जा रही हैं। तो ये तापमान का पैटर्न बदलता चला जाता है, तो इससे क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं उनमें भी आपको नुकसान देखने को मिलता है। और कोई भी जो सभ्यता होती है उसके लिए जो पशु है, पशु पक्षी प्रकृति है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कृषि का प्रभाव, फसल पैटर्नों से बदलाव, पैदावार में कमी और खाद्य सुरक्षा का खतरा देखने को मिलता है। तो आप अपने पिताजी से किसी से भी पूछ लेना कि अब आपके कृषि है, खेत है, क्या वो उतना उत्पादन कर पा रहे हैं जो पहले करते थे, है ना। तो इस चीज से आपको पता चल जाएगा
कि जो फसल है उनके पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, पैदावार में भी अब धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि असमय की बारिश होगी, बहुत ज्यादा तापमान में वृद्धि होगी, तो फसल है वो उतनी ज्यादा नहीं उगेगी। सर्दियां वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, आपको सर्दियों के मौसम में भी गर्मी जैसी महसूस होती है। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो पैदावार है उसमें भी कमी देखने को मिलती है, और पैदावार कम होगी तो खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य, गर्मी के कारण गर्मी से संबंधित गंभीर बीमारियां होती हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं उनमें भी जो वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मलेरिया और डेंगू जैसी जो बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं, अब बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां हो गई, संक्रामक बीमारियां हो गई, वायरल वगैरह अब बार बार आने लग गए हैं। अगला है महासागरीय अम्लीकरण। वायुमंडल में CO2 की वृद्धि से जो आपके सामने महासागर द्वारा अवशोषित होकर उन्हें अधिक अम्लीय बना दिया है। तो वायुमंडल में क्या हो गया है, CO2 की वृद्धि से क्या हो गया है, जो महासागर है उन्होंने उनको अवशोषित कर लिया। अब जो पानी होता है उसमें भी वो CO2 घुल जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, जो आपके सामने महासागर है उनका भी जो अम्लीकरण है वो हो गया है, जिससे समुद्री जीवन विशेषकर प्रवाल भित्तियां प्रभावित होती हैं। और जैसे एसिड बढ़ता है, अम्लीकरण बढ़ता है, तो मछलियां हो गई, वहां की जैव विविधता हो गई, और खासकर जो प्रवाल भित्तियां हैं जो समुद्री जैव विविधता का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, वो धीरे धीरे नष्ट होती हुई जाती हैं। इन प्रभावों को कम करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा, और इन सब प्रभावों को अगर हम कम करना चाहते हैं तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनको पृथ्वी से वायुमंडल में हमें कम से कम छोड़ना होगा, और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। और धीरे धीरे क्या होगा, नवीनीकरण के जो ऊर्जा स्रोत हैं उनको हमें अपनाना होगा बहुत ही ज्यादा तरीके से। अगले वाला प्रश्न है, जो अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के महत्व को बताइए। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, अच्छे से देखना आप इसको। PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अन्य वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दे दूंगा, वहां पे जाकर जरूर से देख लेना। साथ के साथ व्यू वाला प्रोडक्ट है, वहां पे कोई जाके प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जरूर से खरीद लेना कोई चीज खरीदना चाहो तो ऑनलाइन। सतत विकास एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ियों को आवश्यकताओं और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को समझौता किए बिना पूर्ण करती है। सतत विकास क्या होता है, ऐसा विकास जिसमें आपका भी विकास हो जाए और सामने वाले का भी विकास हो जाए। जैसे आप समझ लो कि दो दोस्त हैं, एक उदाहरण से समझा रहा हूं, इसका मतलब थोड़ा अलग निकलता है, ऐसे भी नहीं समझो। आपके खेत में कुआं है ना, आपके खेत में कुआं है, तो इससे आपके पिताजी अब क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो आप उस खेत के कुएं को, पानी को इस प्रकार से यूज करो कि आप भी, आपके पिताजी भी कृषि कर लें, और भविष्य में अगर आप कृषि करना चाहो, आपके बच्चे करना चाहें, तो वो उस कुएं से पानी निकाल कर कृषि कर सकें। तो और अगर आपने बहुत ज्यादा कोई ध्यान नहीं रखा, ऐसे आप पानी को बेतहाशा तरीके से यूज करते रहिए, तो पानी में क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, आपके ना आपके काम आएगा, आपके पिताजी उसको खत्म कर देंगे, तो ना आप उपभोग कर पाओगे ना आपके बच्चे उपभोग कर पाओगे। तो यही है, संसाधनों को इस प्रकार से, संसाधन और विकासों को इस प्रकार से यूज प्रयोग किया जाए जो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक उनका सतत रूप से आवश्यकताओं को पूर्ण उपभोग कर सकें। इसके महत्व क्या होते हैं, संसाधनों का संरक्षण करना, हम किस प्रकार से सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गए, जल, वन, खनिज के विवेकपूर्ण उपयोग को बल देते हैं ताकि वो भविष्य के लिए उपयोग रहे। तो हमारे पास जो खनिज है, वायु हो गई, मिट्टी हो गई, अब पानी हो गया, खनिज तेल हो गए, और भी कोई खनिज हो गए, इनको इस तरीके से उपभोग करो ताकि क्या, आप भी अपने हिसाब से यूज करो और आने वाले पीढ़ियां भी उसको अच्छे से यूज कर सके। समझ में आ गया, आपके घर में पानी, जैसे आप नहीं करते भाई, पानी होता है तो उधर जो चलते हैं अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट की, हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका अच्छे से उपभोग कर सके। पर्यावरणीय संतुलन, सतत विकास, पर्यावरणीय शरण, जो सतत डेवलपमेंट होता है, जो आपके सामने सतत विकास होता है, वो क्या करता है, पर्यावरण को शरण होने से बचाता है, प्रदूषण व जैव विविधता को नुकसान को रोकने पर केंद्रित होता है। तो जो सतत आपके सामने विकास होता है वो क्या करता है, पर्यावरण को नुकसान होने से बचाता है, और प्रदूषण और जैव विविधता को नुकसान होने से रोकता है। साथ साथ क्या करता है, जो जो इन्वायरमेंट है, तो पर्यावरण को नुकसान करने पर काम करता है। अगला क्या है, अंतर पीढ़ियां असमानता, यह वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार और कल्याण को सुनिश्चित करती है। तो अंतर पीढ़ी समानता कहती है, भाई आपके पिताजी हैं, आपके जो दादाजी हैं, जिन्होंने जैसा पर्यावरण है
यूज किया, स्वच्छ वातावरण था, स्वच्छ हवा थी, स्वच्छ पानी था, स्वच्छ खान पान था, वो आप भी उस चीजों को उपभोग कर पाओ, उन जैव विविधताओं को उनका उपभोग कर पाओ। जीवन में कितना ही पैसा कमा लो, कितनी सुंदर भी घर में रह लो, कितनी कैसी जगह ले लो, लेकिन वातावरण ही स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा आपको, स्वच्छ भोजन नहीं है, आज के अंदर खाने के अंदर हर समय यूरिया है, दवाइयों का उपयोग होता है, तो इसलिए बीमारियां भी ज्यादा बढ़ने लगी हैं, संक्रमक, स्वच्छ हवा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, तो क्या इन सब चीजों का कोई महत्व है? कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, अंतर पीढ़ी समानता पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें क्या है, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके जो अधिकार होते हैं और उनके कल्याणों को भी ध्यान में रखा जाए कि भाई हम इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग नहीं कर लें कि सिर्फ हम ही उपभोग कर लें, आने वाली पीढ़ियां उनको बिल्कुल भी उपभोग बिल्कुल भी नहीं कर पाए, इस प्रकार के संसाधनों को यूज किया जाए। आर्थिक स्थिरता, यह दीर्घकालीन आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। आर्थिक स्थिरता क्या होती है, यह लंबे समय तक जो आर्थिक विकास होता है, कमाई होती है, उसको बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। जो क्या करती हैं, पर्यावरण की सीमाओं को सम्मान देती है। जिससे क्या होता है, पर्यावरण होता है, उसके जो सीमाएं होती हैं उनको सम्मान या फिर उनको जो बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। ये ऐसे आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित करते हैं जो संसाधनों को कुशलता से उपयोग करते हैं। आर्थिक स्थिरता क्या होती है, इस प्रकार से भाई एक बात बताओ, पर्यावरण अगर नुकसानदायक था, हवा स्वच्छ नहीं थी, तो आपके आने वाली जनरेशन या आपको क्या हो गई, कोई बीमारी हो गई, घातक बीमारी हुई, जैसे उद्योगों की वजह से आमतौर पर टीबी जैसी बीमारियां हो जाती हैं, समझोगे, श्वसन से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं लोगों को, जो आपके दमा वगैरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो अब आपके जीवन में अगर आपको ऐसी गंभीर बीमारी हो गई, तो आपको कोई फायदा हुआ उस उद्योग का, पैसे का कोई फायदा नहीं है ना, तो यही है। और आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंच सकता है, आप उतनी कमाई नहीं कर पाओगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए आर्थिक स्थिरता के इस प्रकार के मॉडल को विकास दिया जाता है, जिससे पर्यावरण भी आपको सुरक्षित रहे और उद्योग है या लोग है वो पैसे के सर्जन करने का भी कार्य कर सकें। जिसमें किस चीज का होता है कि भाई जो उद्योग हैं वो क्या है, अगर वायु में अगर जो CO2 वगैरह छोड़ते हैं, तो उतने उन्हें पेड़ भी लगाने चाहिए, जो पानी गंदा पानी वगैरह प्रदूषित पानी है उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के वो उसको ध्यान में रखें। सामाजिक न्याय, सतत विकास में सामाजिक न्याय व न्याय की अवधारणा भी शामिल होती है, सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। सामाजिक न्याय क्या होता है, समाज के हर वर्ग के पास कोई भी संसाधन है उसकी पहुंच होना जरूरी है। मतलब पानी है, अगर आपके गांव में एक कुआं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति का ही अधिकार उस पर, भाई गांव में है ही नहीं बिल्कुल पानी, तो उसका पानी लगभग हर व्यक्ति को मिलना जरूरी है, हर व्यक्ति का अधिकार है उस पर। तो इसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है। कि सतत विकास का अर्थ है कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई धर्म हो, जाति हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, विकास हर व्यक्ति की दहलीज तक पहुंचना चाहिए। मानव स्वास्थ्य और कल्याण, स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित भोजन और पर्याप्त संसाधन और मानव स्वास्थ्य के जीवन में समग्र गुणवत्ता को सुधार देते हैं। मानव स्वास्थ्य क्या होता है, स्वच्छ वातावरण मिले, स्वच्छ पर्यावरण मिले, हमें सुरक्षित भोजन मिले और पर्याप्त संसाधन हमें मिले। तो किस प्रकार का हो कि जो पर्यावरण है वो भी कैसा हो, स्वच्छ हो, खान पान हो वो भी कैसा हमें स्वच्छ मिले, और संसाधन है वो भी हमें स्वच्छ मिले। जलवायु परिवर्तन से निपटाना, तो नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं अपन अच्छी जलवायु के लिए, मतलब सौर ऊर्जा का, वायु ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या जो जीवाश्म ईंधन है वो कम से कम जलेंगे, इससे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज का कम उत्सर्जन होगा और जो तापमान है उसमें वृद्धि नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी कर सकते हैं, जो वनीकरण कर सकते हैं, और सतत विकास के उपायों से जलवायु परिवर्तन कर सकते हैं। तो अपन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि अपन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, इससे कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम से कम वातावरण में फैले। दीर्घकालीन समाधान, यह तत्कालीन लाभों पर ध्यान नहीं देकर बल्कि दीर्घकालीन समस्या जैसे गरीबी, असमानता और पर्यावरण क्षरण जैसी स्थायी समाधानों पर काम करती है। दीर्घकालीन समाधान क्या होते हैं, भाई आपने क्या किया, एक उद्योग लगाया, उससे क्या हो सकता है, आपको फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक क्या नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, आपके आने वाली जनरेशन को बीमारियां हो रही हैं, तो उसको ध्यान में नहीं रखते हो, आप क्या कर सकते हो, उस उद्योगों को, ऐसे उद्योगों को जो आपके लिए खतरनाक है उनको क्या कर सकते हो, उनसे बच सकते हो, ताकि क्या हो, एक सतत विकास है उसका निर्माण। तो यह आपके सामने जो यूनिट नंबर 5 थी उसका मैंने कंप्लीट रिवीजन करा दिया है, अच्छे से पढ़ लेना इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।